हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है आपका 12वीं कक्षा के भूगोल का जो भारत भूगोल अर्थव्यवस्था पुस्तक है आपका, उसमें से जो आपका चैप्टर 7 है जिसका नाम है आपके खनिज और ऊर्जा संसाधन। उसके हम क्वेश्चन आंसर्स आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपने लेक्चर वीडियोस देखे होंगे और उनमें से आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे पाठ में क्या क्या है। तो अभी हम बात करेंगे आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है उनके बारे में। ठीक है, तो हम बुक खोल लेते हैं, बुक को पीडीएफ, और उसमें देखते हैं आपके सवाल कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें है आपके जो इंडेक्स क्वेश्चंस है आपके बुक के पीछे एक्सरसाइज में जो भी दिया गया है अभ्यास के लिए, उनमें है आपके सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। ये सवाल आपका बहुत बार आ चुका है बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में। आपका ये 2017 में भी आया है, 2019 में भी आया है। तो इसका जवाब होगा आपका असम। ठीक है, असम, ये होगा क, असम आपका इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते भी निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। का उत्तर होगा आपका तारापुर। ठीक है, तारापुर। दूसरी जगहों में भी है आपका परमाणु ऊर्जा का स्टेशन, लेकिन सबसे पहला जो था वो कहाँ हुआ था, तारापुर में होगा। तो फिर होगा घ, तारापुर। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो हमने पढ़ा कि काला हीरा किसको बोलते हैं, काला हीरा कोयले को बोलते हैं। लेकिन हमारे पूरे चैप्टर में दिया नहीं है कि किसको हम भूरा हीरा बोलते हैं, मतलब कि ब्राउन डायमंड किसे बोलते हैं, नहीं वो नहीं दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं आंसर क्या है, वो है ख से लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट है इसका सही उत्तर। तो आप ये करेंगे आंसर जब आएगा। फोर्थ क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का आप अनविकरणीय स्रोत है। ठीक है, इसमें होगा आपका उत्तर ताप। ठीक है, वो आपका पूछा गया है कि कौन सा नॉन रिन्यूएबल स्रोत है। अनविकरणीय मतलब कि जिस चीज को आप फिर से नहीं कर सकते, मतलब वो जो ऊर्जा होता है वो एक बार खत्म हो जाता है तो वापस से आप उसको इस्तेमाल में नहीं ला सकते हो, वो रीयूजेबल नहीं है। ठीक है, वो पूछा गया है। तो वो क्या होगा, ताप होगा। जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब तो कभी खत्म नहीं होगा ना, लेकिन जो ताप है, जो ताप ऊर्जा है वो खत्म हो सकता है। अगर कोयला खत्म हो गया, फिर पेट्रोल खत्म हो गया, तो जो ताप ऊर्जा है, थर्मल पावर जो है, वो खत्म हो जाए। इसीलिए इसका आंसर होगा घ, ताप। अगले आपके जो सवाल है ये है आपके 30 शब्दों में 2 नंबर या 3 नंबर के लिए आएंगे, ये 2 नंबर के लिए ज्यादातर आते हैं। तो इसमें आपका क्या है, भारत में अभ्र के वितरण का अ, विवरण दे। तो ये क्या बोला गया है, अभ्र मतलब कि मिका जो है उसका किस प्रकार से वितरण हो रहा है, आप उसके बारे में लिखे। तो वो हमने पढ़ा था लेक्चर वीडियो में भी कि किस तरह से मेका जो है, अमृत जो है, उसका वितरण है। आपके जो लेक्चर सीरीज था उसके थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था। तो अभ्रक आता है आपका धात्विक खनिज में, ये आपका दिया गया है पूरी तरह से अभ्रक का वितरण कहाँ कहाँ पे है। जैसे कि आपके झारखंड में पूरा एक बेल्ट है जो कि हजारीबाग के पठार इलाके के नीचे के हिस्से तक जाता है। वो 150 किलोमीटर लंबा है, 22 किलोमीटर चौड़ा है ये पट्टी।
तो ये सब कुछ है। फिर आंध्र प्रदेश के भी नेल्लोर जिले में है। ये सब हमने पढ़ा था। राजस्थान में भी जो पट्टी है वो लगभग आपका 320 किलोमीटर लंबा है। जयपुर के भीलवाड़ा और उदयपुर तक हो जाता है। तो ये सारा जो वितरण है आपको हर एक राज्य के लिए अलग अलग भाग में आपको लिखना है। और सबसे पहले ये आंसर लिखोगे आप, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। मतलब आपको इन शॉर्ट ये जो अभर्क का पूरा ये पैराग्राफ है, ये पूरा जितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ही आपको अपने शब्दों में लिखना है, 30 शब्दों में लाके, ठीक है, छोटा करके। अभी तय अगला सवाल क्या है। का अगला सवाल है इसमें, नाभिकीय ऊर्जा क्या है। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है आपका, जो परमाणु से प्रकट हुआ जो ऊर्जा होता है वो क्या है। भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र के नाम लिखे। तो आपको पूछा गया है सबसे पहले नाभिकीय ऊर्जा क्या है। तो उसमें आप लिखोगे कि नाभिकीय ऊर्जा जो आपके खनिज होते हैं यूरेनियम और थोरियम, उनसे उनका जो रिएक्शन होता है, मतलब कि या तो दो थोरियम के एटम्स के बीच में जो रिएक्शन होगा, या फिर जो दो यूरेनियम के एटम्स के बीच में रिएक्शन होगा, आपके किसी भी अच्छे से संचालित आपके जो परमाणु ऊर्जा प्रकट करने वाले लेबोरेटरीज होते हैं उनमें, तो उससे क्या होता है, उन रिएक्शंस के वजह से आपका नाभिकीय ऊर्जा प्रकट होता है, जिसे कि आप आप अगर बोले साफ सरल भाषा में, वो नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। ठीक है, वो सारा आपको लिखना है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, किससे आता है, वो चीज आप लिख दोगे तो आपका क्लियर हो जाए पूरा। उसके बाद बोला गया है कि आपका कहाँ पे ये परमाणु जो स्टेशन है, पावर स्टेशन है, परमाणु परियोजनाएं हैं, वो कहाँ पे है। तो आपका यहाँ पे दिया गया है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कोटा के पास रावतभट्टा राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा खंडवा में है, और आपका काकरापाड़ा गुजरात में है। तो ये आपका इस आंसर का सेकेंड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका फोर्थ क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, आलो धातुओं के नाम बताए, उनके स्थानिक वितरण का विवेचना करें। अलो धातु कौन से थे, आपको याद होना चाहिए, मैंने पढ़ा आपको। धातुओं में क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं धातु, और धातुओं में आपके दो प्रकार के धातु पाए जाते हैं, एक लो धातु होता है और एक अलो धातु होता है। ठीक है, तो आपको पूछा गया है अलो धातु पे क्या क्या है। लो धातु में क्या क्या था, लो अयस्क था और मैंगनीज था। और अलो धातु में आपका क्या क्या मिलेगा, अलो धातु खनिज में आपका मिलेगा बॉक्साइट और तांबा। और पूछा गया है कि वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आपको बॉक्साइट के लिए लिखना पड़ेगा यहाँ से कि बॉक्साइट का सबसे ज्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है, उड़ीसा में। फिर आपको लिखना पड़ेगा कि झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारी जगहों में भी पाया जाता है। उनमें भी इन सारे राज्यों में किस किस जिले में पाया जाता है, वो चीज आप यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे आपके आलो धातु जो है उनके नाम लिखने के बाद उनका जो स्थानिक प्रतिरूप है वो मांगा गया है। ठीक है, तो आप इस पैराग्राफ से लिखोगे पूरा। मैंने पीपीटी में भी डाला था, तो उससे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे अगर आप नोट्स बनाए थे तो आपको वो लिखना है। और जो यहाँ पे जो द्वितीय पार्ट होगा वो होगा आपका जो सेकंड आलो धातु है वो है तांबा। उसके ऊपर आपको लिखना है कि तांबा दूसरा है, और उसका स्थानिक प्रतिरूप कहाँ कहाँ है, तांबा कहाँ कहाँ मिलता है। तांबा बोला गया है कि आपको झारखंड में मिलेगा, फिर झारखंड के शिंगभूम जिले में मिलेगा, मध्य प्रदेश के बालाघाट में, राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिले में, ये आपको लिखना है। और साथ में क्या बोला गया है कि छोटे मोटे जो उत्पादक होते हैं वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले और ये अग्नि गुंडाला ये है, कर्नाटका के चित्रदुर्ग और हसन जिले में, और तमिलनाडु के दक्षिण आकुर जिले में, ये चीज आपको तांबे के स्थानिक प्रतिरूप में लिखना है। ठीक है,
अभी देखते हैं आपका शॉर्ट आंसर में लास्ट सवाल क्या है। लास्ट वाला है आपको, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से है। तो ये पूरा जो उत्तर है ये आपके लास्ट पार्ट 4 के वीडियो में है। अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत क्या क्या होंगे। अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत आपके हैं, सबसे पहले तो नाभिकीय ऊर्जा, उसके बाद सौर ऊर्जा, उसके बाद पवन ऊर्जा, फिर आपका आएगा जीव जीवार ज्वारीय और आपका तरंग ऊर्जा, फिर आपका आएगा भूतापीय ऊर्जा, फिर आपका है जो जैव ऊर्जा है वो। ठीक है, तो ये सारे जो नाम बताए मैंने उनको आप पॉइंट्स में लिख लो, 1 2 3 4 ऐसे करके, तो आपका आंसर ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लगेगा। ठीक है, पहले तो आप इस उत्तर में लिखोगे कि ऊर्जा के अपारंपरिक पारंपरिक स्रोत बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है अपारंपरिक स्रोत का। उसके बाद आप लिखोगे कि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत ये है। उसके बाद 1 2 3 4 करके आप ये सारे नाम लिख दोगे। ठीक है, अभी देखते हैं जो 150 शब्दों में लिखने हैं वो सवाल। पहला है आपका, भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखे। तो जो भारत का पेट्रोलियम जो है उसका जो आपका स्थानिक प्रतिरूप है उसके बारे में पूछा गया है। मैंने आपको वीडियो में अच्छे से समझा दिया था, मैप में भी दिखाया था। तो मैं आपको फिर से बता दूं इसको कैसे स्ट्रक्चर करना है, वो आप देखोगे उसके नोट्स बनाओगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन फिर से यहाँ पे रिवाइज करते हैं कि क्या क्या लिखना है। तो आपको इसमें सबसे पहले लिखना है कि पेट्रोलियम, पहले मैंने निकालना। तो आपको लिखना है कि पेट्रोलियम जो होता है वो कैसे, वो क्या होता है, उसका खनन कैसे करते हैं। फिर आपको लिखना है पेट्रोलियम से क्या क्या हमें चीज मिलता है, क्या क्या फायदा होता है। ठीक है, उसके बाद आप आओगे उसके स्थानिक प्रतिरूप में। ठीक है, तो उसमें आप लिखोगे कि पेट्रोलियम का पेट्रोलियम संसाधन जो है भारत में वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो उसको आप स्ट्रक्चर कर लो 3 चीजों में। पहला आपका जो होगा वो होगा जो आपका उत्तर पूर्वी जो राज्य है भारत के, जैसे कि अरुणाचल में और असम में आपके पेट्रोलियम पाए गए थे। तो उसमें आपका थोड़ा सा इतिहास भी आ जाएगा कि पेट्रोलियम का जो खोज हुआ था वो असम में ही हुआ था, दिग्बोय में। वगैरह मैंने समझाया हुआ है, आपके यहाँ पे बुक में भी दिया हुआ है, वो चीज आप थोड़ा बहुत लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप जब उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में पढ़ लोगे उसके बाद अब लिख लोगे, उसके बाद आपको लिखना होगा कि दूसरी जगह जहाँ पे आपका पेट्रोलियम मिलता है वो है गुजरात। गुजरात में आपको कहाँ कहाँ पे मिलता है ये तेल, वो है अंकलेश्वर, हलोल, और फिर नवागाम, कोसावा, ये सारी विलेज, ये सारे गाँव में। ठीक है, गुजरात के इन क्षेत्रों के बारे में आप लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे मुंबई के आसपास जो अरब सागर है, मुंबई हाई जिसे बोलते हैं, वहां पे आपका पेट्रोलियम पाया जाता है। तो वो चीज आप अच्छे से लिखोगे। मतलब आपको 3 पॉइंट्स में लिखना है। एक तो आपको उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में लिखना है जिसमें असम और अरुणाचल में पाए गए पेट्रोलियम के बारे में आप लिखोगे। उसके बाद आपको लिखना है कि गुजरात जो राज्य है वहाँ पे प्रमुख तौर से कहाँ कहाँ पे ये तेल मिलता है। फिर आपको लिखना है कि मुंबई में, मतलब कि मुंबई के पास जो मुंबई हाई है अरब सागर में, वहां से पेट्रोलियम का किस तरह से उत्पादन होता है वो आप लिखोगे। ठीक है, यही 3 जगह है जहाँ से सबसे ज्यादा आपके पेट्रोलियम संसाधन निकलते हैं, वो लिखोगे। उसके बाद आप वो जब आप लिखोगे तो उसके साथ ही आप मैप डाल सकते हो। इस पीडीएफ में नहीं है, आप वो मैप डालोगे जिसमें जो आपके पेज नंबर 79 में दिया गया है, उसमें जो स्क्वायर में दिखाया गया है सारे जो जहाँ पे आपका पेट्रोलियम मिलता है,
वो सारे जो जितने भी आपके पेट्रोलियम की फील्ड है, मतलब कि जितने भी आपके क्षेत्र है, वो सारे आपको वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है। उसके साथ ही जो आपके पेट्रोलियम का जो बाजार आधारित जो क्षेत्र है, जहाँ पे जिसके आसपास मार्केट होता है और जहाँ पे आपका पेट्रोलियम को साफ करने के लिए कारखाना होता है, वो तेल के कारखानों का भी आप लोकेशन उसमें उसी मैप में डाल सकते हो। और साथ में आप ये जो पैराग्राफ है कि पेट्रोलियम का जो कारखाना है वो कहाँ किस तरह से उसको लगाया जाता है, किस किन किन क्षेत्रों में, एक तो होता है क्षेत्र आधारित और एक होता है बाजार आधारित। आप ये भी डाल सकते हो आंसर में, अगर आपको लग रहा है कि आंसर छोटा हो रहा है और क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आया हो। ठीक है। तो आपको इसका ही अच्छे से प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देके लिखना है पूरा पेट्रोलियम का, उसका कैसे उसको पाया जाता है, कैसे उसको इस्तेमाल में आता है, फिर उसका वितरण भारत में किस प्रकार से है, वो सारी चीजों को आपको लिखना है और साथ में आपको मैप जरूर देना है। ठीक है, क्योंकि ये 5 नंबर का सवाल आएगा, तो अगर आप मैप दोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। फिर अभी आते हैं हम नंबर 3 के सेकंड क्वेश्चन में, वो है भारत में जल विद्युत पर एक निबंध लिखे। तो ये बोल रहे हैं कि जो हाइडल पावर है, मतलब कि जल से जो हम विद्युत बनाते हैं, ऊर्जा प्रकट करते हैं, उस पे आप एक निबंध लिखे। तो उसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा? जल विद्युत के बारे में आपका दिया नहीं है पूरे चैप्टर में। ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं क्या क्या आप लिखोगे। इसमें आपको लिखना है कि जो जल विद्युत है भारत का, वो कितना कितने हद तक वो काम कर पाया है, तो वो करना है। सबसे पहले आप लिखोगे कि जल विद्युत जो है वो क्या है। उसके बाद आप लिखोगे कि जल विद्युत का जो अवस्था है भारत में वो कैसा चल रहा है, कितने सारे परियोजनाएं हैं अलग अलग जगह में, आप वो लिखोगे। ठीक है। वो किस तरह से काम करते हैं, वो किस तरह से विद्युत बनाते हैं। अब वो लिखने के बाद लिखे कि आप कोई भी एक आप चाहे तो फिर एक एग्जाम्पल ले लो। ठीक है। जैसे कि आप टिहरी डैम ले लो या फिर कोई भी एक डैम ले लो के बारे में भी आपको पता हो, और आप उसमें फिर पूरा निबंध देख सकते हो। उस पे बेस उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक प्रकार का केस स्टडी हुआ। ठीक है। ये जो उत्तर करोगे आप, तो इसमें आप लिखोगे कि भारत में ऐसे ऐसे ये इतने सारी परियोजनाएं हैं, और उसके बाद आप लिखोगे वो परियोजनाएं कितने हद तक सफल हुआ है, और उसके साथ आप लिखोगे कि वो कितना आपका लोगों को मदद कर रहा है, कितना उसका सोर्स रिन्यूएबल है, कितना नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिख के आप फिर बताओगे कि जो जल विद्युत प्रकट हो रहा है, मतलब मैं आपको बता दूं कि जो विद्युत होता है, ज्यादातर आपका जो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, सारी दूसरी सारी जितनी भी ऊर्जा के सोर्सेस है, वो सबसे ज्यादा हमारा जो हाइड्रल प्रोजेक्ट्स होते हैं, पानी से सबसे ज्यादा विद्युत हम निकालते हैं। ठीक है। नदियों में बांध बना के फिर वहां पे टर्बाइन्स लगा के वो जब घूमते हैं, तो तब आपके जल विद्युत आपका उसका उत्पादन होता है। ठीक है। तो ये सारा आपको लिखना है कि उससे फिर क्या क्या अच्छी चीजें होती है, क्या क्या बुरी चीजें होती है। अच्छी चीजें तो ये होगा जैसे कि हमें ऊर्जा मिलेगा, विद्युत बनेगा। फिर आपका अगर अब नीचे के मतलब अगर एक नदी है और उसके उसका जो निचला भाग है, वहां पे बाढ़ आने का समस्या है, तो वो दूर हो जाएगा। ये सारा आपको ऐसे ही करके बांध जो बनता है जल विद्युत प्रकट करने के लिए, वो कभी आपका बाढ़ भी रोकता है। और कई सारी समस्याएं, जैसे कि किसी क्षेत्र में अगर पानी नहीं है, तो वहां पे हम कनाल के थ्रू वहां पे पानी पहुंचा सकते हैं जल विद्युत के लिए, जो बांध बनते हैं उनमें से। ये सब आपको लिखना है। और उसके बाद आपको ये भी लिखना है कि किस तरह से ये जो जल विद्युत की जो परियोजनाएं हैं, इनकी वजह से समस्याएं प्रकट होती है। जैसे कि जो ऊपरी इलाका होता है, वहां पे जो जंगल होता है या फिर जो जीव जंतु होते हैं, उनका जो
रहन सहन होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, पूरा डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो जो पर्यावरण है उस पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है, वो भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजें आपका बुरी चीजें, मतलब आपका जो जल विद्युत उत्पादन है उसका डिमेरिट हो गया। ठीक है, उसका नुकसान हो गया। ये सब आपको लिखना है और लास्ट में आपको पूरा आंसर खत्म करना है चीज के साथ कि भारत में जल विद्युत का और कितना ज्यादा आपको पोटेंशियल है, कितना और काम हो सकता है, और क्या ये आपके हिसाब से सही सही विद्युत प्रकट करने का या फिर विद्युत उत्पादन का तरीका है। ये सारा चीज आपको इस निबंध में लिखना है 150 शब्दों में। ये इजी है, लेकिन ये इतना ज्यादा आता नहीं है ये सवाल। मैंने इतने क्वेश्चन पेपर्स में आपके देखे नहीं है, तो इसमें आपको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है।